गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो हम पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है +2 क्लास में पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया से जो थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन का थर्ड पार्ट है वीडियो का, वो जो आज कर रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने पॉइंट से। एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, इस पॉइंट पर हम जो कर रहे थे अभी अपनी स्टडी। तो इसमें वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन ए बिग क्वेश्चन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन ए बैकग्राउंड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। मैनी थॉट दैट द सेकेंड प्लान laid an irrigation strategy for development and the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer. Gandhian economics like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that get greater emphasis on rural industrialization. Chaudhary Chand Singh, a Congress leader who later broke from the party to form Bharatiya Lok Dal. वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन ए बिग क्वेश्चन। हमने पहले ये क्वेश्चन है जो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन ए बैकग्राउंड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। भारत जैसे देश की जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें किस रिसोर्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना होगा या उद्योगों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देगा, एग्रीकल्चर की ओर। ये क्वेश्चन हमारे लिए वहाँ पे काफ़ी बड़ा था। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए मैनी थॉट दैट द सेकंड प्लान लेड एन एरीगेशन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। इसके बाद काफ़ी इसके बारे में सोचा समझा गया। फिर इसमें विचारा कि जो सेकंड प्लान है 5 ईयर प्लान में, जो सेकंड प्लान है जो 1956 से शुरू हुआ है, उस प्लान में हमने विचार दिया कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे भारत के विकास के लिए दिया जाना जरूरी है। और क्योंकि अगर इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देंगे तो शहरी विकास नहीं हो पाएगा। अगर कृषि पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र वो पिछड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी। तो वहाँ पर एक गांधीन इकोनॉमिस्ट यानी गांधीवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था J.C. कुमारप्पा। उन्होंने एक अल्टरनेटिव यहाँ पे सजेस्ट किया। उसने एक ब्लूप्रिंट दिया जिसमें जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्रामीण जो या शहरी जो उद्योगीकरण है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने प्लान है जो सजेस्ट किया, उनका ब्लूप्रिंट था। फिर इसके बाद जो एक हमारे बड़े ही महान नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे उस समय, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय लोकदल पार्टी है उसका निर्माण किया था। उन्होंने भी अब विचार दिया कि किस प्रकार से कृषि का विकास करके देश को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे विचार विमर्श के बाद अलग अलग जो विचार आए, तो उसमें हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। बिसाइड्स दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इवन इफ द गवर्नमेंट हैड स्पेंट मोर मनी ऑन एग्रीकल्चर इट वुड नॉट सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रूरल पावर्टी। तो वहाँ पे चौधरी चरण सिंह के अलावा और जैसे हमारे कुमारप्पा जो इकोनॉमिक्स थे गांधीवादी विचारधारा के, उनके अलावा वहाँ पे बहुत सारे राजनेता भी थे जिन्होंने एक विचार दिया कि केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देके या एग्रीकल्चर पर ध्यान दे करके अकेले एग्रीकल्चर क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर ध्यान देके भारत को विकसित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा क्योंकि भारत नया नया अभी संतर्त हुआ था, अंग्रेजी अधीनता से वो उभर कर सामने आया था। तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी। इंडस्ट्री को खड़ा करना, वहाँ पर उद्योगों का निर्माण करना, कृषि के ऊपर, विकास कार्यों पर ध्यान देना एक बड़ी समस्या थी उस समय। तो ये साथ साथ में बहुत सारी इन समस्याओं से उभरा जिसकी कीमत किसानों को भी चुकानी पड़ी और ग्रामीण जनता को भी चुकानी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा जब ध्यान शहरी क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया, औद्योगिक तबके के समृद्धि के लिए दिया गया, तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र है वो पिछड़ने लगा। Others thought that without a drastic increase in industrial production
Other thought that without a drastic increase in industrial production there could be no escape from cycle of poverty. वहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिनका जो विचार था उन्होंने सोचा दूसरों ने कि बिना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किए बगैर, मतलब कोई औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किए बगैर हम किसी भी तरीके से गरीबी के चक्कर से, गरीबी के मकड़ जाल से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते. दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एर्गिन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो उनका विचार था जो उन्होंने वहाँ पे तर्क दिया कि जो भारतीय योजना है कृषि के संबंध में, जो उसने स्ट्रेटजी बनाई है वो हमारे खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए, खाद्यान्न समस्या से, यानी कि भारत बहुत गरीब देश था प्यारे बच्चों. उस समय भारत नया नया संतर्त हुआ है तो भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, उनका पेट भरने के लिए भी हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी था. तो उनका मानना था कि कृषि पे बगैर उसको बूस्ट किए तो हम बगैर प्रोडक्शन को बढ़ाए भारत की गरीबी को दूर नहीं कर सकते. द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द पुअर इन द विलेजेस. तो यहाँ पे राज्य सरकार ने संसाधनों के वितरण में जो गरीबों के बीच में, उनका गांव के लोगों के बीच में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बारे में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, भूमि सुधार किए, उसके कानून पास किए. इट ऑल्सो प्रपोज्ड प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंट लार्ज सम्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. इसने नए नए जो सामुदायिक विकास के लिए भी जो प्लान हैं, बहुत सारे प्लान हैं, कोई योजनाएं हैं वो भी उन्होंने दी. और बहुत सारे जो पैसा है उन्होंने कृषि के जो प्रोजेक्ट थे, जो कृषि क्षेत्र पे काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा पैसा लगाया. द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन. तो वो कह रहे थे, उनका विचार था कि जो फेलियर है यहाँ पे असफलता हुई है वो कृषि के क्षेत्र में पॉलिसी की असफलता नहीं है, वो नीति की असफलता नहीं है, बल्कि नीति को लागू करने की वजह से हम असफल हुए हैं. बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लासेस हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर. क्योंकि जिन लोगों के पास भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उनके पास सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से शक्तियां हैं. तो ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी वहाँ पर. किस तरीके से योजनाएं लागू होंगी. Besides, they also argue that even if government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of the rural poverty. इसके साथ ही वहाँ पे तर्क दिया गया, अगर सरकार पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे कृषि के ऊपर खर्च कर देती है या डेवलपमेंट पे, जो और दूसरा डेवलपमेंट, औद्योगिक डेवलपमेंट पे खर्च कर देती है, तो इससे जो गरीबी है, गरीबी की जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है, उस समस्या से भारत को मुक्त नहीं किया जा सकता. ये बड़ी समस्या वहाँ पर थी प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. एक जो सार्वजनिक क्षेत्र है, एक जो निजी क्षेत्र है. तो सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुँचाएं या फिर निजी क्षेत्र को, क्योंकि विकास के ये दो ही जाने माने वहाँ पर मॉडल थे. इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नॉन पाथ्स टू डेवलपमेंट. भारत ने इनमें से किसी भी मॉडल को स्वीकार नहीं किया था विकास के. न उसने इसमें से समाजवादी जो मॉडल था उसको स्वीकार किया था, न उन्होंने एक निजी संपत्ति का जो मॉडल था वो प्राइवेट सेक्टर को, उसको ही वहाँ पे ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर दिया था, बल्कि इन्होंने मिला जुला ध्यान दिया था सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर भी और निजी क्षेत्र के ऊपर भी. तो एक बार ये पैसेज जैसे रीड कर लेते हैं क्लियरली, आपको इससे फिर समझ में आएगा. India did not follow any of the two known paths to development. It had not accepted the capitalist model of development, in which development was left entirely to private sector, nor did it follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. Elements from both these models were taken and mixed together in India. That's why it was described as mixed economy. Much of the agriculture, trade and industry were left in private hands. The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial
इंटरवेंशंस इन एग्रीकल्चर। तो विकास के ये जो दोनों ही जाने माने मॉडल थे, भारत ने इन दोनों मॉडल में से किसी को नहीं अपनाया। वहाँ पे एक मॉडल था प्राइवेट सेक्टर के लिए, एक था जो कॉमन सेक्टर के लिए, जिसमें सभी का भला होना था। तो इसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो पूंजीवादी मॉडल था, और इसमें पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम जो पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे वो होता है। तो भारत में ये रास्ता नहीं अपनाया इन्होंने, जो निजी क्षेत्र के भरोसे विकास कार्य को छोड़ दिया जाए भारत के, ऐसे इस रास्ते को नहीं अपनाया। न इन्होंने समाजवादी जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, उसको अपनाया। उसमें क्या होता है कि जो निजी संपत्ति है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और हर तरह के उत्पादन है, जो भी टोटल प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ में, उसके ऊपर जो स्टेट का कंट्रोल होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल में कुछ एक बातों को लिया गया, दोनों को मिले जुले रूप को वहाँ पे लिया गया, और क्योंकि दोनों के मिले जुले रूप को लिया गया था तो इस व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्सड इकोनॉमी इसको बोला गया। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। बहुत सारे क्षेत्र थे उनको, इस जैसे भारतीय कृषि को, या फिर व्यापार को, खेती किसानी कह लीजिए उसको, या व्यापार को, या उद्योगों को, इनका एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा पार्ट है, वो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया। अब राज्य ने क्या किया कि अपने हाथ में बड़े बड़े जो उद्योग थे उनको अपने हाथों में रखा, और जो लघु उद्योग थे वो जनता के हाथों में दे दिए। उसके आधारभूत ढांचा उसने प्रदान किया। तो इस तरीके से स्टेट ने व्यापार का बिल्कुल एक अच्छे से प्लानिंग की, और कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ हद तक हस्तक्षेप किए, और विकास के कार्यों के लिए वहाँ पर मिलजुल कर पॉलिसीज़ बनाई। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा मुझे कमेंट करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट है हमारा, ए मिक्सड मॉडल लाइक दिस वॉज ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर बोथ द लेफ्ट एंड राइट। Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow. Then large public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for private capital, especially by way of installing system of license and permits for investment. Moreover, the state's policy to restrict import of goods and could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper. The state controlled more things than were necessary and this led to इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। तो यहाँ पे जो मिला जुला मॉडल था उसमें क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट, यानी कि दक्षिणपंथी और वामपंथी है, दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही खेमों में इसकी आलोचना की गई। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी इनकी आलोचना की गई। तो क्रिटिक्स जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो प्लानर्स हैं, यानी कि जिन्होंने योजना बनाई है, योजनाकार जो लोग हैं, वो निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जगह नहीं दे रही है वहाँ पर, और इसी कारण जो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, तो लोगों की उन्नति के लिए कोई वहाँ पे उपाय नहीं उनको मिल रहा। तो इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, और ये किसी ताकतवर हाथों में देना, तो वहाँ पे अगर ताकतवर हाथों में इसको दिया गया तो वहाँ पे केवल स्वार्थ होंगे लोगों के, जो बड़े लोग हैं उनके स्वार्थों को ही वहाँ पे खड़ा किया जा सकता है इस व्यवस्था से। तो इस तरह उन्होंने निवेश के लिए लाइसेंस का एक वहाँ पे सिस्टम आया कि अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई उद्योग कार्य करते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। तो इस तरीके की वहाँ पे एक प्रणाली आई। तो ये परमिट देना, किसी को लाइसेंस देना, इस सिस्टम में भी जो निजी पूंजी थी, जो प्राइवेट उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी राह में भी रोड़े अटकाए गए। तो इसके अलावा जो ऐसी चीज़ थी जो भारत में भी बनती थी और भारत के भारत भी बनती थी, जो जब भारत के अंदर उस वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसका इंपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे बिल्कुल मनाही थी, उसके इंपोर्ट पर बिल्कुल मनाही की गई। तो इस तरीके से हमारे जो देश की कंपनी थी, प्रोडक्शन थी, उसमें स्किल में कमी आई, क्योंकि जहाँ पे बच्चों कॉम्पिटिशन होगा, जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे दूसरे भी लोग हैं अच्छी चीज़ें
निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन की कमी आ गई, तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं रही, बाजार में उत्पादन के जो स्किल थे उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रही, और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें अपने उत्पादकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनके अंदर वो विचार नहीं आया, और नहीं उनके पास ये था कि कोई सस्ता करके कोई हड़बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर सस्ता भी नहीं किया गया वस्तुओं को, उनको रेट भी वैसे के वैसे रखे। तो इस तरीके से जैसे चाइना का बाजार क्या है, तो चाइना में क्या है कि कोई भी जो वस्तु है बड़े चीपर रेट पर वो उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन स्किल को लेकर आता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा कुशल होंगे वहाँ पे, और वस्तुओं के बनावट में बहुत ज़्यादा अच्छाई बन कुशलता आएगी उसके अंदर। तो इससे अगर सरकार के हाथों में नियंत्रण से ज़्यादा चीज़ें रखी जाएंगी तो वहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप होगा, ज़्यादा सरकार का नियंत्रण होगा, वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अकुशलता, अनस्किलनेस वहाँ पे जन्म लेगी। तो इसी के साथ यहाँ पर then there was critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that the state did not spend any significant अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे एक और है जो चीज़ आलोचक बार बार जो बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि राज्य को द स्टेट डिड नॉट डू अनफ, कि राज्य को ज़्यादा करने का यहाँ पे अधिकार नहीं है, उसको मतलब राज्य को ज़्यादा करने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं दी गई थी। दे पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उन्होंने व्यक्त किया, उन्होंने दिखाया कि जो सरकार है वो स्वास्थ्य के ऊपर या जो पब्लिक सेक्टर है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, नहीं इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। तो द स्टेट इंटरव्यूड ओनली इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो। तो यहाँ पे केवल सरकार ने उन क्षेत्रों में जाने के लिए तवज्जो दी जो निजी हाथों में नहीं थे, मतलब ऐसे उन क्षेत्रों में वो गए। दस द स्टेट हेल्प्ड द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट। इस प्रकार से यहाँ पे एक सीधे से देखें तो स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर को उन्नति करने के लिए, प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए उन्होंने उनके मदद की है। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसे मदद की है, क्योंकि वह सेफ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप creating a new middle class and enjoy the privileges of high salaries without much accountability। और इसी के कारण अगर इस तरीके से उन्होंने जैसे मदद की तो समाज के अंदर जो तीसरा वर्ग है, मध्य वर्ग, वो वर्ग का सामने आया। एक तो कैपिटल है जिनके पास पूंजीवादी वर्ग है, एक जो वर्ग है बिल्कुल गरीब है, एक जो मध्य वर्ग के यहाँ पे उत्पत्ति हुई। मध्य वर्ग को जिसको बिना ज़्यादा प्रयास किए, बिना ज़्यादा जिम्मेदारी हुए जो वस्तुओं को उपभोग करने की, वहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई। तो प्राइवेट डिड नॉट डिक्लाइन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सस्टेनेबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड। इस समय जो गरीबी थी वो कम नहीं हुई, इसकी बजाय वो बढ़ी है। इवन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस्ड। हालांकि गरीबों की संख्या कम हुई है, लेकिन गरीबी जो ज़्यादा गहरी उसकी जड़े हुए हैं। देयर नंबर्स केप्ट गोइंग अप। और इस तरीके से उनका जो है वो संख्याएं बढ़ती चली गई है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वर्क आज समझ में आया होगा आपके। अगर कोई बात आपकी रह जाती है कोई इस तरीके से, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएंगे। इससे पहले कुछ एक चीज़ें जो हमारे बीच में हैं ये ज़रूरी होती हैं करनी, क्योंकि इनमें बच्चा कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो 1-2 मार्क्स में पूछ ही ली जाती है। तो इसमें से मैं कुछ बातें हैं जो हमारी रह गई हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे एक जेसी कामरप्पा हैं। जेसी कामरप्पा ये क्या थे? ये गांधीवादी इकोनॉमिक्स थे। ओरिजिनल नेम जेसी कॉर्नेलिस थे ये, और इकोनॉमिक्स थे और चार्टेड अकाउंटेंट थे उस टाइम के। स्टडीड इन इंग्लैंड एंड यूएसए में इन्होंने पढ़ाई की थी। फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। ट्राई टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हमारी अर्थशास्त्र, अर्थ से संबंधित जुड़ी नीतियाँ थी तो उनमें इन्होंने गांधीवादी जो नीति है उसको अपनाया। और ये ऑथर हैं, एक बड़ी फेमस बुक इन्होंने लिखी है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ये बुक उन्होंने लिखी है, इनकी खुद की लिखी हुई बुक है। तो इस बुक का नाम याद रखेंगे, जब भी कभी आप इनका रेफरेंस देते हैं तो प्लीज़ इनकी बुक को वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। पार्टिसिपेटेड इन प्लानिंग प्रोसेस एज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। और इस तरीके से ये प्लानिंग जो प्रोसेस थी उसके मेंबर थे, यानी 5 ईयर जो प्लान था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें भी ये एक मेंबर रहे हैं और उस समय के काफ़ी फेमस हस्ती रहे हैं प्यारे बच्चों।